जो यूटी लद्दाख में दिया गया उस यूटी में हमें कोई नज़र नहीं आया कुछ। ये खोखला एक यूटी है। पूरी तरह ब्यूरोक्रेसी का इस पे राज है। अवामी राज जो है वहाँ पे बिल्कुल ख़त्म हो गया है। डेमोक्रेसी का कोई नाम का कोई चीज़ नहीं है। एक दूसरा जो 370 और 35A में हमें हमें जो सेफगार्ड थी हमारे ज़मीनों को लेके, हमारे कल्चर आइडेंटिटी, ख़ुसूसन लद्दाख जो है हिमालयन रेंज का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट जगह है। इन्वायरमेंट को लेके हम लोग काफ़ी फ़िक्रमंद हैं। तो ये सारे चीज़ें इनकी जो सेफ्टी के लिए हमने डिमांड की है गवर्नमेंट से कि 6 शेड्यूल के अंदर हमें जो ये सारे सेफगार्ड मिलनी चाहिए। फुल फ्लेज स्टेटहुड की हमने डिमांड की है। हमारे बच्चे पिछले 4-5 सालों में परेशान हैं, उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है। जो बच्चे जो पढ़ करके मेहनत करके जो वो लोग अपने अपने जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे थे, उनके सपने जो है वो 2019 में उनका सपना चकनाचूर हो गया। तो वो सारे बच्चे आज बेकार पड़े हैं क्योंकि वहाँ पे कोई रिक्रूटमेंट का सिलसिला अभी शुरू नहीं हुआ है लद्दाख में। यूटी लेवल पे कोई रिक्रूटमेंट बोर्ड नहीं बनी है। जम्मू कश्मीर के अंदर एक जमहूरी निज़ाम में हम लोग खुश थे क्योंकि हम लोग एक जमहूरी निज़ाम में हम लोग ज़िंदगी बसर कर रहे थे। तो अचानक हमको वहाँ से निकाल के एक ब्यूरोक्रेसी के ग़ुलामी में हमको डाल दिया। टोटली लद्दाख में आज ब्यूरोक्रेट जो है वो राज कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि वहाँ पे अवामी राज हो, वहाँ की लद्दाख पे लद्दाखी राज करें। लद्दाख पे अगर लद्दाख में डेवलपमेंट करनी है तो वहाँ के आवाम के, वहाँ के नुमाइंदों के हिसाब से वहाँ पे डेवलपमेंट हो, क्योंकि लद्दाख स्ट्रेटिजिकली भी और एनवायरनमेंट के हिसाब से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट वहाँ जगह है। हमें वहाँ का डेवलपमेंट हमारे एनवायरनमेंट के हिसाब से करनी होगी। स्वागत है आपका जर्नो मिरर में। मैं मोहम्मद अली। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लद्दाख के नवनिर्वाचित सांसद मोहम्मद हनीफा साहब। तो आइए उनसे जानते हैं, वो पहली बार लोकसभा में जीत कर आए हैं, लद्दाख के क्या मुद्दे हैं और किस तरह से वो उनका समाधान करेंगे। हनीफा साहब, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद। लद्दाख के इस वक्त क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप पार्लियामेंट में उठाएंगे, उनका समाधान निकालेंगे? लद्दाख का सबसे बड़ा मुद्दा, जिस मुद्दे के ऊपर मैंने इलेक्शन लड़ा और जिस मुद्दे के ऊपर लोगों ने मुझे मैंडेट दी और रिकॉर्ड तोड़ का लद्दाख के हिस्ट्री में इतने मार्जिन से कभी आज तक कोई कामयाब नहीं हुए थे। तो मुद्दा यही है कि पिछले 4 सालों से पूरे लद्दाख की आवाम कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और अपेक्स बॉडी ले के बैनर तले जो है हम एहतजाज पे हैं और मुज़ाकरात भी हमारी चली, लेकिन कहीं किसी नतीजे पर हम नहीं पहुँचे। मुद्दा यही है कि 2019 में जब स्टेट जम्मू कश्मीर के बाइफिकेशन हुई, यूटी को लद्दाख को यूटी में तब्दील किया गया, उस वक़्त करगिल साइड से जो है एहतजाज भी हुई, बल्कि ले साइड से उसको उन्होंने जश्न भी मनाया गया। लेकिन जब यूटी वहाँ पे बनी, सेटअप हुई, उसके बाद धीरे धीरे लोगों को ये पता चलने लगी कि जिस यूटी की हम लोग डिमांड कर रहे थे ये वो यूटी नहीं थी। हम लोग जो लद्दाख से ले साइड से जो डिमांड यूटी के लिए उठती थी, वो लोग डिमांड कर रहे थे कि यूटी विद लेजिस्लेचर की, जैसे पौंडीचेरी में है, उस तरह पे जो है यूटी की डिमांड लद्दाख से उठती थी। लेकिन जो यूटी लद्दाख में दिया गया उस यूटी में हमें कोई नज़र नहीं आया कुछ। ये खोखला एक यूटी है। पूरी तरह ब्यूरोक्रेसी का इस पे राज है। अवामी राज जो है वहाँ पे बिल्कुल ख़त्म हो गया है। डेमोक्रेसी का कोई नाम का कोई चीज़ नहीं है। एक दूसरा जो 370 और 35A में हमें जो सेफगार्ड थी हमारे ज़मीनों को लेके, हमारे कल्चर आइडेंटिटी, ख़ुसूसन लद्दाख जो है हिमालयन रेंज का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट जगह है। इन्वायरमेंट को लेके हम लोग काफ़ी फ़िक्रमंद हैं। तो ये सारे चीज़ें इनकी जो सेफ्टी के लिए हमने डिमांड की है गवर्नमेंट से कि 6 शेड्यूल के अंदर हमें जो ये सारे सेफगार्ड मिलनी चाहिए। फुल फ्लेज स्टेटहुड की हमने डिमांड की है। हमारे बच्चे पिछले 4-5 सालों में परेशान हैं, उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है। जो बच्चे जो पढ़ करके मेहनत करके जो वो लोग अपने अपने जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे थे, उनके सपने जो है वो 2019 में उनका सपना चकनाचूर हो गया। तो वो सारे बच्चे आज बेकार पड़े हैं क्योंकि वहाँ पे कोई रिक्रूटमेंट का सिलसिला अभी शुरू नहीं हुआ है लद्दाख में।
यूटी लेवल पे कोई रिक्रूटमेंट बोर्ड नहीं बनी है। पीएससीज के हमने डिमांड की है कि जल्दी जो है लद्दाख के लिए कोई पीएससी का गठन होना चाहिए, लेकिन अभी तक वो नहीं हुआ है। चौथा पॉइंट हमारे जो लद्दाख में क्योंकि एरिया वाइज जो है सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी है इंडिया में, तो इसको 2 कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने की हमने डिमांड की है। तो इन सारी चीज़ों को लेके पिछले 4 साल से हम लोग एहतजाज भी कर रहे हैं, हुकूमत से हमने बातचीत भी की। तो यही मुद्दे थे इलेक्शन में, जो जिस मुद्दे पे मैं जीत के आया हूँ, मुझे मैंडेट मिला है, और इसी मुद्दे को जो है ज़ोर शोर से जो है आगे हमने उठाना है। लद्दाख के लोग काफ़ी समय से स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं, प्रोटेस्ट भी हुए, सोनम वांगचुक ने भी धरना दिया है, भूख हड़ताल की है। आखिर क्या वजह है गवर्नमेंट स्टेटहुड का दर्जा नहीं देना चाहती? ये तो गवर्नमेंट ही बता सकता है, लेकिन स्टेटहुड हम इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि एज़ वेल जम्मू कश्मीर के अंदर एक जमहूरी निज़ाम में हम लोग खुश थे, क्योंकि हम लोग एक जमहूरी निज़ाम में हम लोग ज़िंदगी बसर कर रहे थे। तो अचानक हमको वहाँ से निकाल के एक ब्यूरोक्रेसी के ग़ुलामी में हमको डाल दिया। टोटली लद्दाख में आज ब्यूरोक्रेट जो है वो राज कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि वहाँ पे अवामी राज हो, वहाँ की लद्दाख पे लद्दाखी राज करें। लद्दाख पे अगर लद्दाख में डेवलपमेंट करनी है तो वहाँ के आवाम के, वहाँ के नुमाइंदों के हिसाब से वहाँ पे डेवलपमेंट हो, क्योंकि लद्दाख स्ट्रेटिजिकली भी और एनवायरनमेंट के हिसाब से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट वहाँ जगह है। हमें वहाँ का डेवलपमेंट हमारे एनवायरनमेंट के हिसाब से करनी होगी। हमारे एक तरफ एलएसी, एक तरफ एलओसी, और पूरा ये जो है दोनों जगह से है बॉर्डर, पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर से घिरे हुए हैं। तो हम अपने एरिया को, और दूसरा लद्दाख जो है कल्चरली बहुत रिच ये है, वहाँ पे 7 एथनिक ग्रुप हैं, और हर इलाके से आप निकल के दूसरे इलाके में आप पहुँचेगा, वहाँ पे आपको डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेज, हर चीज़ डिफरेंट नज़र आएगा। तो छोटे छोटे पॉकेट में अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग वहाँ बसते हैं। तो इन सारे चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए लद्दाख में डेवलपमेंट हम लोग करना चाहते हैं। तो यही चाहते हैं कि वहाँ पे आवाम के नुमाइंदे, आवाम के चुने हुए नुमाइंदे जो है वहाँ पे रोल करे, वहाँ पे वहाँ के डेवलपमेंट में वहाँ पे वही लोग करें। तो यही है कि हम ने स्टेटहुड की डिमांड की है, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो जो पिछले बार हमारे कई बार के जो उनके साथ बातचीत चली, तो अभी तक किसी नतीजे पर हम लोग नहीं पहुँचे। लेकिन जिस तरीके से लद्दाख की आवाम ने इस इलेक्शन में बता दिया है कि चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे हमारे देश के बड़े बड़े अपोजिशन के लीडर हो, हर किसी को ये बता दिया है कि भाई हम लोग जिस सेटअप में आपने हमको डाला है, हम उस सेटअप में खुश नहीं हैं। हम अपने मुस्तकबिल को लेके हम परेशान हैं। तो इस पर गौर करना होगा। तो ये आवाम का जो आवाज़ है, अगर ये नहीं सुनेगा फिर तो क्या सुनेगा ये देश। तो ये आवाम ने इस इलेक्शन में ये बता दिया कि भाई हमारे आवाज़ सुनो। तो मुझे लगता है, मुझे ये उम्मीद है कि फिर से जो हमारे बातचीत का सिलसिला है वो शुरू हो जाए। तो देश के जो हमारे अरबाब इख्तियार है उनसे हम कोशिश करेंगे, फिर से बातचीत करेंगे, और सही तरीक़े से जो लद्दाख का हालात है, लद्दाख के लोगों की जो परेशानियां हैं उनके सामने रखेंगे। और उम्मीद है कि कम से कम एक बातचीत का सिलसिला हो। और लद्दाख का आवाम जो है बहुत अमन पसंद लोग हैं। हम लोग कभी नहीं चाहते हैं कि वो लद्दाख में कोई परेशानी हो, कोई लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो। ऐसे मसलों से हम दूर रहते हैं, और हम बिलीव करते हैं कि बातचीत के ज़रिए कोई किसी मसले का हल हो। तो हम चाहते हैं और कोशिश भी यही करेंगे कि हुकूमत से फिर हमारे बातचीत का सिलसिला शुरू हो और किसी नतीजे की ओर जो है वो चला जाए। हनीफा साहब, जब मौजूदा सरकार ने धारा 370 हटाई थी कश्मीर से, तो उन्होंने दावा किया था कि खुशहाली आएगी कश्मीर में, लद्दाख में, जम्मू में, माहौल ठीक हो जाएगा, टेररिज्म कम होगा, आतंकवादी भाग जाएंगे। तो क्या लगता है 370 हटने के बाद ऐसा कुछ हुआ है? देखो, आतंकवादी ख़त्म हुई है ये तो आपको, आप मीडिया के लोग हैं, आप लोगों को बखूबी इल्म है। पिछले कई बार जम्मू में, पुंछ में, हर जगह, हाँ, पहले से जो पत्थरबाजी वगैरह जो इसका सिलसिला है काफ़ी हद तक बंद हुई है। वो इसलिए हो गया क्योंकि 2019 में जब ये 370 ख़त्म किया जा रहा था,
तो पूरे कश्मीर में उस वक़्त पूरे फ़ौज का जो है वो भरमार वहाँ पे खड़ा किया था। और आज भी पूरा फ़ौज का जो है वो छावनी बना हुआ है और डर के माहौल में एक ये हुआ है। तो अच्छी बात है अगर वहाँ टेररिज्म ख़त्म होती है, वहाँ हालात जितना सुधरेगा वो देश के हित में भी है और जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में भी है। तो मुझे नहीं लगता है कि 370 हटने से या 370 के होने से कोई टेररिज्म या हालात अभी ये हुआ है, क्योंकि लद्दाख के बारे में मैं बताऊं कि जिस तरह से मीडिया और लोगों का ये दिखाना है कि भाई वहाँ यूटी बनने के बाद लोग खुश है, वहाँ डेवलप हो रहा है, तो ये मैं लद्दाख के बारे में ये बोल सकता हूँ कि ये सारे चीज़ें जो है वो झूठ बोल रहे हैं। लद्दाख के लोग बहुत परेशान हैं यूटी बनने के बाद, अपने मुस्तकबिल को लेके परेशान हैं, अपने नौजवानों के मुस्तकबिल को लेके परेशान हैं। हम जो है जमहूरी निज़ाम से बाहर हैं अभी। हमें फिर से किसी ग़ुलामी में ऐसा हमें महसूस हो रहा है कि हमको किसी ग़ुलामी में फिर से धकेल दिया है। तो ये सारे चीज़ें हैं। और डेवलपमेंट के लिए पैसा तो आ रहा है, मगर जहाँ डिक्टेटरशिप हो, आज चाइना इतना डेवलप है, उस डेवलपमेंट का क्या है जिस जहाँ पे डिक्टेटरशिप और ये ज़्यादा ये हो। तो डिक्टेटरशिप के अंदर अगर डेवलपमेंट हो, वो डेवलपमेंट कहीं ये नहीं होता है। आप अगर जमहूरी निज़ाम में अगर आपका डेवलप हो, वहाँ के अवाम के नुमाइंदे वहाँ के अवाम के हिसाब से अगर डेवलप हो, वो डेवलपमेंट होता है। तो यही है कि लद्दाख का जो इश्यूज़ है इनको एड्रेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि लद्दाखियों ने ख़ासकर देश के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। समय समय पर जब भी वहाँ पे जंगें हुई हैं, हमारे बहादुर जवानों के साथ साथ कंधे से कंधा मिला के फ्रंट पे अगर हमारे जवान अगर लड़ रहे होते, उनके पीछे चट्टान की तरह वहाँ के लद्दाख के, लेह के लोग, करगिल के लोग खड़े रहे हैं। 99 में मैं ख़ुद उस जंग में हम लोग थे, मैंने ख़ुद अपने कंधे पे हमने लोडिंग अनलोडिंग हमने हमारे फ़ौजियों के लिए आपने भी जंग में भाग लिया? बिल्कुल 99 में हमने क्योंकि वहाँ पे हम लोग क्या होता है जंग उस वक़्त जब फ़ौज को उनकी सप्लाई वगैरह के उसमें अगर लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तो हम गांव लेवल पे जमा होके बारी बारी जो है उनको जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ता है, तो हमारे गांव के बारी पे हम लोग कई बार में गया। खाना और फूड वगैरह या फिर हथियार वगैरह मतलब जो हेल्प करते थे उनको ले जाने में? बिल्कुल, उनको सप्लाई वगैरह जो चीज़ें होती है, या कहीं पे आपको दीवार वगैरह खड़ा करना हो, वो हर चीज़ों में हमने अपना रोल अंजाम दिया है। और हर जंग में इवन मैं ये कहूँगा कि 99 के जंग में तो करगिल वालों के आर्मी और करगिल वालों के दोनों के उसमें जो है वो जंग हमने जीतने में कामयाब हुए थे। तो बहुत सारे कुर्बानियाँ हमारे लद्दाख के लोगों ने दिए हैं। तो अब हमें उम्मीद है कि जो है देश जो है हमारे साथ खड़े होंगे और हमारा जो हुकूमत है वो लद्दाखियों को उन्हीं के हिसाब से जो है उनका हकूक़ देंगे। अच्छा, आप एक ऐसे स्टेट अब तो यूटी कहेंगे, ऐसे यूटी से आते हैं जहाँ पर आपने कहा बहादुर लोग होते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं आजकल चीन जो है अपनी विस्तारवादी नीति के कारण लगातार ऐसा कहा जा रहा है कि लद्दाख की ज़मीन उस पर कब्जा कर रहा है, और जो मौजूदा सरकार है वो उन दावों को नकारती जा रही है बार बार कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारी ज़मीन हमारे पास है। आप बताइए सच्चाई क्या है? सच्चाई जो ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड ज़ीरो लेवल पे अगर सच्चाई आप मुझसे जानना चाहते हैं, तो मैं उसमें ज़्यादा कुछ आपको बोल नहीं पाऊँगा, क्योंकि ये देश का हमारे एक तो हमारे नौजवानों का मॉरल का सवाल है और देश के सिक्योरिटी का सवाल है। लेकिन हाँ, बेशक जो पिछले 3-4 सालों में जहाँ हालात वहाँ पे पैदा हुई है, और जहाँ हमारे बॉर्डर के ख़ासकर चंतान साइड में जो हमारे बॉर्डर के लोग हैं, वहाँ पे जो बॉर्डर से नज़दीक जो हमारे गांव के लोग हैं, वो लोग परेशान हैं। वो लोग अपने ज़मीनों के लेके परेशान हैं। वो लोग अपने भेड़ बकरियाँ वो चराने जाते हैं, तो उनको अभी बहुत सारे दिक्कतों का सामना है। तो चाइना के साथ जो हमारे पिछले 1-2 साल में जो चीज़ें हुई है, उसमें कुछ हालात ऐसा है कि काफ़ी हद तक चाइना अंदर आया है। लेकिन जो ग्राउंड पे क्या सिचुएशन है, क्या रियलिटी है, वो मैं जब तक मैं ख़ुद
वहाँ पे नहीं पहुँचूँगा, वहाँ का हालात अच्छी तरह नहीं जानूँगा, मैं ज़्यादा उस पर कुछ नहीं बोल सकता। अच्छा, आप इंडिपेंडेंट जीते हैं, आपने कांग्रेस और बीजेपी दोनों के उम्मीदवारों को हराया, तो आपके ऊपर जिम्मेदारी भी ज़्यादा होगी। तो जो जिम्मेदारी है उसको निभाने के लिए आप क्या करेंगे? आप इंडिपेंडेंट हैं, आप किसी पार्टी से संबंध नहीं रखते, विपक्ष भी मजबूत है, इस बार पक्ष भी मजबूत है, क्या आप दोनों लोगों से मिलेंगे? देखिए, जहाँ तक इंडिया ब्लॉक की बात है, मैं खड़गे जी से भी मिला हूँ, मैं राहुल जी से भी मिला हूँ, हमारे उमर अब्दुल्ला साहब मेरा बिल्कुल, मैं उनकी पार्टी से बिलोंग करता हूँ। एक्चुअली मैं वहाँ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था नेशनल कॉन्फ्रेंस का, जब ये इलेक्शन लड़ा। अच्छा। फिर जब ये मैंने इलेक्शन लड़ा उस वक्त मैंने फिर प्रेसिडेंट से रिज़ाइन किया, क्योंकि वहाँ करगिल यूनिट में कांग्रेस और एनसी ये दो पार्टी है जो सबसे बड़ा वहाँ पे पार्टी है। तो हम दोनों मिल के हमने इलेक्शन लड़ा, तो उस वक्त फिर मैंने प्रेसिडेंटशिप से रिज़ाइन होकर मैंने इस इलेक्शन में आया। तो उमर साहब के साथ काफ़ी अच्छा मेरा रिश्ता है, तो उनसे भी मिला। बाकी उनके सामने हमने हालात का, लद्दाख का जो भी हालात है, जो भी आज तक हुआ है, वो सारी चीज़ें उनके सामने भी रखा। हुकूमत में जो है हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे होम मिनिस्टर साहब है, जब वो कुर्सी पे बैठती है तो वो कुर्सी पूरे देश का कुर्सी होती है। तो आपको ऑब्वियसली आपके क्षेत्र का कोई डेवलपमेंटल हो, जो काम हो, तो उन्हीं से लेना है, तो उनसे भी मिलना है, उनके सामने भी इंशाल्लाह। क्योंकि मेरा मानना ये है कि पिछले 5 साल में जो हमारे नुमाइंदे हैं, वो शायद सही तरीके से जो है लद्दाख का हालात इनके सामने रख नहीं पाया हो या रखा नहीं हो। तो मैं सोचता हूँ, क्योंकि देश का प्राइम मिनिस्टर है, देश का होम मिनिस्टर है, उनके सामने मैं लद्दाख का हालात, वहाँ के जवानों के हालात, सब चीज़ें जो है उनके सामने रख के उनसे उम्मीद यही करूँगा कि बातचीत का सिलसिला जो है वो जल्दी शुरू करें और उस कोई सही नतीजे की ओर जो है वो जाए। शुक्रिया। तो ये थे लद्दाख के नवनिर्वाचित सांसद हनीफा साहब, जिनका कहना है कि हम गवर्नमेंट से मिलेंगे, पक्ष से भी विपक्ष से भी, और जो लद्दाख का स्टेटहुड का दर्जा है उसके लिए मांग अपनी ज़ोर करेंगे। 6 शेड्यूल में जो स्टेटहुड का दर्जा है उसकी मांग पूरी करवाने के लिए लोगों से मिलेंगे, सरकार से मिलेंगे, और लद्दाख के लोगों की जो परेशानी है उनका भी हम सॉल्यूशन निकालेंगे।